जब हम बात कर रहे हैं कि साइकोथेरेपी भी हमें पढ़ना चाहिए, मतलब असेसमेंट के अलावा, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी का मेनली दो दो पार्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजी का अगर देखा जाए तो एक पार्ट में हम लोग असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट का मतलब कि हम लोग असेस करते हैं रोगी की स्थिति को, ठीक है ना। और असेसमेंट के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं। तो चूंकि हमें सर डायग्नोसिस रिकॉर्डिंग मन है, हाँ, तो असेसमेंट करना हमें भी जरूरी है। रोगी की स्थिति को पता करना है कि कैसा कंडीशन है उसका, तो उसके लिए असेसमेंट करते हैं और बेस्ड ऑन असेसमेंट हम डायग्नोसिस करते हैं। तो ये इसका एक पार्ट हो गया। और जो इसका दूसरा पार्ट है वह उसका है थेरेपी का, कि हमें किस प्रकार की थेरेपी देनी। तो हम यहाँ पर जैसे बीमारी उसके अकॉर्डिंग, हाँ, अकॉर्डिंग बीमारी हम उसको थेरेपी देते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि दोनों कर लेने चले सकता। तो हम लोग असेसमेंट पार्ट में इंटरव्यू देख लिए, हम लोगों ने असेसमेंट पार्ट में इंटेलिजेंट टेस्ट देख लिया। ऐसे दो चार और असेसमेंट है जिसमें कि मुख्य असेसमेंट हमारा होगा पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। तो इसके बहुत सारे टेस्ट हैं और वो सारे टेस्ट देखेंगे, लंबा है, एक एक करके कॉर्नर करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। मगर अगर हम ये सोचते थे कि अगर इतना ही करेंगे तो थेरेपी वाला पार्ट पता चला कि हमारा छूट गया, जो इम्पोर्टेंट। तो पैरेलली हम दोनों लेके चलेंगे, एक में हम लोग असेसमेंट भी देखेंगे और दूसरी तरफ थेरेपी। तो सबसे पहले जो हम लोग थेरेपी हमने चूज किया है पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, वो है रोजर्स की क्लाइंट सेंटर थेरेपी, है ना। कार्ल रोजर्स की क्लाइंट सेंटर थेरेपी बोलते हैं, या रोजर्स एंड रोजर्स अलग दो लोग थे कि एक ही लोग थे सर? एक ही है, रोजर्स के नाम से एक ही कहीं कहीं दो दो आता है, रोजर्स एंड रोजर्स करके। तो रोजर्स की हम लोग जो थेरेपी पढ़ेंगे उसका नाम है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो भी थेरेपी हम पढ़ेंगे तो इनका लिंक है इनकी पर्सनालिटी थ्योरी से। यानी जो भी साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी है उनका पर्सनालिटी पर क्या काम किया उन्होंने, या इंडिविजुअल पर्सनालिटी को किस ढंग से समझते हैं उन्होंने, उसका क्या किस ढंग से उसके बारे में बताया है, वह भी जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर हम पर्सनालिटी पार्ट को बढ़िया से जानेंगे उनके व्यू के हिसाब से, जिसके 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 उनका थेरेपी हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर उनकी पर्सनालिटी थ्योरी को हम समझेंगे तो थेरेपी को समझना आसान है, ठीक है ना। तो इनिशियली जो फर्स्ट में है वो सबसे पहले लोग साइको डायनेमिक ही पढ़ाते हैं, समझा रहा है ना। फ्रायड का ही पढ़ाया जाता है फर्स्ट थेरेपी में। लेकिन हम चूंकि फ्रायड को पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने उसकी पर्सनालिटी थ्योरी को पढ़ चुके हैं, इस कारण से हम थेरेपी को सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो उसमें हमको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम एक नया जो है उसके जो अदर जो थेरेपी है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमने जो सेलेक्ट किया उसमें क्लाइंट सेंटर थेरेपी, रोजर्स का ये थेरेपी। तो थेरेपी पढ़ने से पहले हम लोग रोजर्स के पर्सनालिटी थ्योरी को थोड़ा सा समझ, ज़्यादा इलोबरेट तो नहीं मगर फिर भी इनकी पर्सनालिटी थ्योरी क्या है, ये कैसे पर्सनालिटी को देखते हैं, इंडिविजुअल्स को कैसे देखते क्योंकि हैं। पर्सनालिटी थ्योरी से ही पता चलेगा ना कि उनकी थेरेपी क्या है, हाँ, क्योंकि उनकी दोनों थेरेपी क्या साथ है, में लिंक होगा। लिंक है वो उनकी थ्योरी जो है क्योंकि पर्सनालिटी फ्राइड थ्योरी। की भी ना पर्सनालिटी थ्योरी उनकी खुद की पर्सनालिटी से काफी मिलता जुलता था, हाँ, वो जो पर्सनालिटी फील थ्योरी किए, पे जो ही अनुभव किए। उन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी पे जो उन्होंने थेरेपी दिया है वो बेस्ड ऑन पर्सनालिटी थ्योरी है। उन्होंने पहले समझा है कि ह्यूमन पर्सनालिटी कैसी है और किस कारण से डिसऑर्डर आते हैं, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो बेस्ड ऑन पर्सनालिटी थ्योरी पर ही उनकी थेरेपी जो होती है जनरली बेस्ड है। तो इनको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इनकी रोजर्स को पर्सनालिटी थ्योरी को देखें, ठीक है ना। वीडियो में थोड़ा सा उतना हम नहीं दे पाते हैं, मुझे लगता है जितना कि क्लासरूम में होता है, बिकॉज वहाँ थोड़ा फ्रीडम रहता है आदमी को कुछ बताने का, बोलने का। यहाँ लगता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं क्या सही है कि गड़बड़ है। ये एक प्रॉब्लम होता है, ठीक अच्छा है। सर, एक बात कहना था सर, आप इंटेलिजेंस थ्योरी जो आप पढ़ा रहे थे ना, हाँ हाँ तो आप जिस पेज को पढ़ा रहे थे ना, जिसमें सब था, जो भी जो आप पढ़ा हाँ रहे थे, हाँ हाँ उस पेज को आप सेंड कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, सेंड कर देंगे, मैं पीडीएफ बना लूंगा उसका, पीडीएफ फॉर्म में उसको हाँ सर, कन्वर्ट क्योंकि वो करके। ना वो रहेगा ना, तो थोड़ा उसको हमने कॉपी पे हाँ, नोट करें तो हमेशा के लिए साथ में हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है, मैं उसको सेंड करूंगा, मैं पीडीएफ बना के उसको भेज दूंगा। क्योंकि जो वीडियो है सर, उसमें वो सब तो नहीं ना आ पाएगा, नहीं मतलब नहीं, हम अगर पॉज कर कर भी कहीं कहीं देखेंगे तो सब नहीं आ पाएगा, तो आप उसको पेज को बस सेंड कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। ठीक।
सर्च किए थे किताब। स्क्रीन आ रहा है, सर स्क्रीन आ रहा है ना? स्क्रीन में तो हम, वो शायद हाँ आप लोग बस मेरा सर फैमिली सुनिएगा, फिक्स। उस पर फोकस मत कीजिए क्योंकि उसमें हम लिखे हैं अपने हिसाब से क्या बोलना है क्या नहीं, ठीक है ना? तो हम आपको ये भेज देंगे मटेरियल, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। हम इसको से फिल्टर करके भेजेंगे, सब कुछ भेजना भी ठीक है, आप लोग वो हो जाइएगा फिर ओवर बर्डन हो जाइएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो कार्ल रोजर्स अगेन थोड़े से इनके बैकग्राउंड जानते हैं, क्योंकि हर की पर्सनालिटी थ्योरी उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के से जुड़ा हुआ है, उनके व्यक्तिगत लाइफ से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं? तो उसको जानना भी जरूरी है। तो जहाँ तक रोजर्स की बात है, रोजर्स थे अपने फैमिली में छठे थे, छठा पोजीशन था उनका, ठीक है ना? और ही वाज बोर्न इन 1902, 1902 में ओक पार्क, इलिनॉइस, शिकागो में का जन्म हुआ, ठीक है ना? तो ये उनका बर्थ प्लेस था। और उनके जो पेरेंट्स थे बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे, ठीक है ना? स्ट्रिक्ट रिलीजियस वैल्यूज, रिलीजियस व्यूज जो था वो उनके पेरेंट, उनके जो फैमिली में वो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादातर मोरल बिहेवियर्स पर, मतलब नैतिक गुणों पर ज़्यादा बल दिया जाता था। आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा धार्मिक परिवार होता होगा तो किस प्रकार का होगा माहौल, ठीक है ना? तो ज़्यादातर, कट्टरपंथी। हाँ ज़्यादातर मॉरल वैल्यूज़ की ताक की जाएगी, मॉरलिटीज़ को, सही गलत बहुत ज्यादा। हाँ इन्फोर्स किया जाएगा, ठीक है ना? और आपके व्यक्तिगत इमोशंस के, आपके अपने इच्छा, आपका अपने अपने व्यक्तिगत इमोशंस को सप्रेस कर मतलब किया जाएगा आपको, कि मतलब उससे उस संदर्भ में उस वैसा सोचना नहीं है, वैसा फील नहीं करना है आपको। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनल फीलिंग्स का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होगा जितना कि मोरल वैल्यूज की, इथिक्स की, जो रिलीजियस कोड है या जो रिलीजियस टेक्स्ट जो भी जिसको हम मानते हैं, उसके जो भी विचार है, हम उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे और उसका ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डाला जाएगा, उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर डाला जाएगा। तो ऐसा ही इनका परिवार था, लगभग हार्ड और रिलीजियस फैमिली थी उनकी। तो जो उनकी टीचिंग थी, जो ज़्यादातर रूढ़िवादी या कट्टरवादी टीचिंग, ठीक है ना? तो ऐसा रोजर्स को लगता था कि वो इन सब चीज़ों से जकड़े हुए हैं। उनके पूरे चाइल्डहुड और उनके पूरे जो एडोलसेंट पीरियड थे, ये इन्हीं प्रकार के विचारों से, जो कट्टरवादी रूढ़िवादी विचार, जो जो धर्म धर्म के कारण या धार्मिक देश कहिए या धार्मिक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो उन्हीं में बंधे और उन्हीं में जकड़े हुए अपने आप को उन्होंने फील किया, ठीक है ना? तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं बल्कि किसी और के हिसाब से जी रहा है। समझ में आ रहा है? he he यस सर। he feel like that uh, he believed that forced him to live by someone else's view of the world rather than his own। मैंने दूसरे के व्यू के हिसाब से, दूसरे के व्यू के हिसाब से वो जिंदगी जी रहे हैं rather than कि वो अपने व्यू के हिसाब से। और लेटर ऑन उन्होंने इस चीज के लिए रिवोल्ट किया, इसका विरोध किया। ये जो पूरी चीजें हैं, ये बैकग्राउंड है और पूरी थ्योरी जो है इनकी इस पर बेस्ड है। बस यही बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां से निकाला। वैसे इनकी बहुत सारी कहानियां हैं इनके पर्सनल की, जो उतना रिलेवेंट मुझे नहीं लगा जितना कि ये लगा। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात लिखा है इन्होंने कि घर का माहौल इस प्रकार से था कि रिलीजियस बिलीव्स को, मोरल वैल्यूज को लाद मतलब इनके ऊपर थोपा जा रहा था और इनके पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल फीलिंग्स को ये सप्रेस करना पड़ रहा है। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो हमारी जिंदगी है वो हमारे हिसाब से नहीं चल रही है बल्कि किसी और के हिसाब से। यह जो था ये पूरे इनके पर्सनालिटी थ्योरी का ये कोड है। आपको ये सारी चीजें पर्सनालिटी थ्योरी में इनको आप यही चीजें देख पाए। बाद में इसका इन्होंने रिपोर्ट किया। सर क्या बोले, एक बार और बोलिए सर, मेरा बीच में कनेक्शन चला गया था। ये इनकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में। हाँ, इनके जिंदगी के जो अनुभव थे इन्होंने बताया है अपना। ये रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो जो हाँ सर। जो जो वहाँ पर जो मोरल वैल्यूज की ज्यादा
बोल दिया नॉर्म्स एंड जाएगा, मोरल जिनके वैल्यूज। ऊपर ज़्यादा उसको कठोरता से पालन करना पड़ता है, सुनना रहा ना। तो उनको ऐसा लगता था कि हम जो है उनकी ज़िंदगी है इन्हीं इन्हीं सब चीज़ों में बंधी हुई है। तो वो अपने हिसाब से ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी जो है वो किसी दूसरे के हिसाब से मतलब चल रही है। वो अपने व्यू के हिसाब से लाइफ नहीं चल रहा है, बल्कि दूसरे के व्यू के हिसाब से लाइफ चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके व्यक्तिगत अनुभवों का, व्यक्तिगत फीलिंग्स, इमोशंस का वैल्यूज नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। हाँ सर। हाँ, तो यही बेस है इनके आगे की पर्सनालिटी के लिए। कैसे हम जब आगे आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद इन्होंने 1945 से 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में टीचिंग का और काउंसलिंग का काम किया। काउंसलिंग सेंटर वहाँ ने डेवलप किया। एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका। इन्होंने काउंसलिंग सेंटर जो है कॉलेज स्कूल में, मतलब कि यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग सेंटर इन्होंने वहाँ पर डेवलप किया। टीचिंग के साथ साथ ये काउंसलिंग का भी काम कर, ये ऐसा पहली बार या पहली दफा किसी साइकोलॉजिस्ट ने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पर्टिकुलरली काउंसलिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया। तो एक बहुत बड़ा इनका योगदान रहा था। एक बार का घटना है इनके साथ, काउंसलिंग का काम करते थे ये लोगों का, और खासकर जो जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम था लोगों के साथ, उनके लिए काउंसलिंग का काम करते थे। एक बार क्या घटना है कि किसी बहुत से, मतलब कि एक क्लाइंट है जो सिवियरली डिस्टर्ब क्लाइंट था, उसको हेल्प नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि उनको लग रहा था कि मैं इसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। सिवियरली डिस्टर्ब था क्लाइंट और इनके पास आता था काउंसलिंग के लिए। तो वो इतने अपसेट हो गए कि वो बीमार पड़ गए। नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उनको लगा कि उसका, उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ एकदम से, कॉन्फिडेंस वाज हाँ, शैटर्ड। चकनाचूर हो गया उनका कॉन्फिडेंस। एंड अपने आप में समझ ले कि मैं एज ए थेरेपिस्ट सक्षम नहीं हूँ, ठीक है ना, वर्थलेस अपने आप को फील करने लगे। एंड उनको ऐसा लगा कि शायद मैं इस फील्ड में कोई भविष्य मुझे इस फील्ड में दिखाई नहीं दे रहा था। एक पर्सनल इनका एक्सपीरियंस है लाइफ में। तो ये इतने ज़्यादा डिवोटेड थे अपने काम के प्रति कि ऐसा इनको एक बार लगा कि एक बार क्लाइंट्स को ये अच्छी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल ये बीमार तक पड़ गए, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। फिर वो धीरे धीरे उससे निकले हैं, लेकिन काउंसलिंग में और इनकी जो थेरेपी जो है लेटर ऑन में बहुत सक्सेसफुल रही है और बहुत ही बेनिफिशियल रही है। मैं, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मैंने अब तक जितने थेरेपी देखा, मतलब पढ़ा है, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हूँ इनकी थेरेपी से। अर्लियर में नहीं प्रभावित था। पहले मुझे लगता था कि इनकी थेरेपी तो कुछ नज़र आती नहीं, इनकी थेरेपी में कोई थेरेपी नज़र ही नहीं आएगा। अगर आप पढ़िएगा तो कोई थेरेपी का एक टाइप की चीज़ें नज़र नहीं आएगी, लेकिन बहुत ही मार्मिक है, रिजल्ट बड़ी तगड़ा देती है। ऐसे कोई सेट पैटर्न, कोई सेट प्रोसीजर नज़र नहीं आएगा, लेकिन हाँ, ये तरीका जो है अगर अडॉप्ट किया जाए तो इसके रिजल्ट बड़ी बेहतर आते हैं। तो बाद में इनके थेरेपी का मैंने बाकी लोगों से जब चर्चा वर्चा किया कि भाई ये तो कहीं कुछ मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा है, लेकिन लोगों ने जब इनके बारे में बताया तो मुझे लगा कि बात जो है कि इनकी थेरेपी भी काफ़ी, इनका ज़्यादा जो एक्सपीरियंस रहा है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के काउंसलिंग सेंटर, क्योंकि कॉलेज में खोले हुए थे, तो कॉलेज स्टूडेंट्स का ही ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका रहा है, ठीक है ना। और जिन लोगों को इन्होंने ज़्यादा ट्रीट किया है अपने काउंसलिंग के दौरान, जिनको ज़्यादा उपचार किया था, वैसे ज़्यादातर लोग वो यंग हुआ करते थे, यंग इंटेलिजेंस, जो पढ़े लिखे और क्योंकि उनको खुद मौका नहीं मिला था अपने हिसाब से जीने का, तो वो कोशिश करते थे कि अपने आसपास के लोगों को वो अपने हिसाब हाँ, से जी सके। अपने हिसाब से जी सके। सही बात है। तो ये जो काउंसलिंग जो सेंटर था इनका यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ पर जो जिन जिन लोगों से ज़्यादा इनका मतलब कि ताल्लुका था सेंसेशन के दौरान या काउंसलिंग में, ज़्यादातर यंग स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हाई इंटेलिजेंट, यंग पढ़े लिखे, और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसे लोग जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वैसे लोगों का इन्होंने ज़्यादातर उपचार किया है, ठीक है ना। फ्राइडियन टाइप नहीं, जो फ्राइडियन टाइप जो फ्राइड के जो रोगी थे ज़्यादातर, जो हिस्टेरिकल हुआ करते थे,
या इंटेंस इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, वैसे लोग आया करते थे। तो इनका जहाँ तक ज़्यादातर जो क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस रहा है इनका, वो स्टूडेंट्स पे कर सकते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों का इन्होंने नहीं किया, मगर मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो था इनका, स्टूडेंट्स जो पढ़े लिखे और अच्छे जानकार हैं, वर्बल नॉलेज है उनको, लेकिन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा है, तो इन लोगों के साथ इनका काम ज़्यादा रहा है। ठीक है ना? तो इनकी जो थ्योरी है वो कोई एक्सपेरिमेंटल बेस्ड या लेबोरेटरी रिसर्च बेस्ड थ्योरी नहीं है, रेदर देन कि ये इनका जो है, जो थेरेपी के दौरान जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, और बेस्ड ऑन दैट अनुभव इन्होंने अपनी पर्सनालिटी थ्योरी को डेवलप किया, सेम लाइक फ्राइड की तरह। ठीक है ना? फ्राइड ने भी जो पर्सनालिटी थ्योरी डेवलप किया है वो इसी टाइप से किया। उनका कोई इस प्रकार का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट तो था नहीं, कोई रिसर्च इस प्रकार की थी नहीं, बल्कि जो भी फ्राइड ने जो भी मरीज को इनकाउंटर किया, जिन 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 मरीजों से उनका पाला पड़ा था, तो उनके ट्रीटमेंट से उनको समझकर जो उन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी दी थी, तो उसी उसी प्रकार से इनका भी जो थ्योरी है या जो है पर्सनालिटी का, दैट इज बेस्ड ऑन थेरेपेटिक अप्रोच। यानी कि थेरेपी के दौरान जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, लोगों को समझा, उस हिसाब से इन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। ठीक है? ट्रेडिशनली जो है साइकोथेरेपी जो था, उस वक्त जो था वो साइकोएनालिटिकल थेरेपी चल रही थी। ठीक है ना? एंड वह उस समय फ्राइड की जो थेरेपी जो थी वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, और लोग उसी हिसाब से ही थेरेपी का काम किया करते थे। मतलब कि वही फेमस और पॉपुलर थी, उसी अप्रोच को लोग ज़्यादातर यूज किया करते थे। तो फ्राइड की थ्योरी में जो हमने देखा है कि उनके हिसाब से जो भी रोग का कारण, ठीक है ना, या कोई व्यक्ति अपने पोटेंशियल को नहीं अचीव कर पा रहा है, तो उसके पीछे उन्होंने क्या बताया था, पास्ट के इवेंट को उन्होंने ज़्यादा वैल्यू दिया है। याद आ रहा है? फ्राइड के थ्योरी में उन्होंने पास्ट को ज़्यादा Yes, वैल्यू sir. किया था कि व्यक्ति का जो पास्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके उसके रोग के लिए, या उसके किसी प्रकार का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, या फेलियर है, वो नहीं उसकी कुछ कर पा रहा पर्सनैलिटी में जितने भी बदलाव हैं सब उसके है, पास से तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। उसके पास्ट के इवेंट्स जो है, उसके उसके पास्ट की चीज़ें जो हैं वो उससे अफेक्टेड है, जिसके कारण कि वो चाइल्डहुड मेमोरीज प्रॉब्लम है। पास्ट से। हाँ, चाइल्ड मेमोरीज हो सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो इसके कारण वो हो रहा है। ठीक है ना? तो इसके लिए उन्होंने इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट बताया, ईगो सुपर ईगो कॉन्सेप्ट आया। ठीक है? और कैसे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो कैसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रहा है। तो उनका अप्रोच जो था वो यही था कि जो पास्ट के जो इवेंट्स हैं जिसके कारण वो प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वह व्यक्ति को समझ में आ जाए, तो उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप हो जाएगा, और वो व्यक्ति जो है वो सारे सिम्टम से मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो पास्ट के इवेंट जो है वो व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्राइड के हिसाब से ऐसा ही था कि पास्ट के कुछ इवेंट्स हैं जो व्यक्ति को आज प्रभावित कर रहा है। अगर वो जो जो अनकॉन्शियस माइंड में है, अगर उसको फिर से टैप किया जाए फ्री एसोसिएशन के माध्यम से, अगर उसको फिर से टैप किया जाए तो वो रिलीज होगा, और रिलीज हो जाएगा तो उसको एक इनसाइट डेवलप होगी, और वो इनसाइट जो है वो जब डेवलप हो जाएगी तो व्यक्ति जो है प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा। यही था, लगभग यही था ना फ्राइड के वो जो लोग पढ़े थे। यस सर। तो पास्ट का उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व दिया है व्यक्ति के पैथोलॉजी में, उसके डिस्टर्बेंस में, उसके प्रॉब्लम्स में पास्ट इवेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। प्री एसोसिएशन मेथड था कि इस प्रकार के जो डेवलप हुए हैं उसके अंदर, जिसने रिप्रेस किया हुआ है, उसने अनकॉन्शियसली उसको दबा के रखा गया है, उसको अगर हम फ्री एसोसिएशन के माध्यम से हम उसको फिर टैप करें तो वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो जाएगा तो व्यक्ति के अंदर इनसाइट डेवलप होगा, व्यक्ति के अंदर इनसाइट डेवलप होगा तो व्यक्ति प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा। रोजर्स के केस में इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया है अनकॉन्शियस प्रोसेस,
ठीक है ना, लाइक फ्रायड की तरह। इनका कहना था कि ये जो पास्ट के इवेंट को उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया है, रिजेक्टेड द नोशन ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है ना। उनका यह कहना है कि पास्ट के इवेंट जो हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, इस पर वो ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। उनको लगता है कि ये अप्रोच उनको बेहतर नहीं लगा, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने माना है कि चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस, हाँ, और जो इफेक्ट करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने परसीव कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, किस प्रकार से हम चीज़ों को अपनी समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको महत्व उन्होंने दिया है। चाइल्डहुड का ऑलमोस्ट सारे साइकोलॉजिस्टों ने महत्व दिया है, इन्होंने भी चाइल्डहुड का महत्व दिया है। लेकिन इनका कहना ये नहीं है कि हम पास्ट के इवेंट के कारण हमारी पर्सनालिटी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, स्टक हुई पड़ी है, जैसा कि केस में था, फिक्सेशन कह रहा था फ्रायड के केस में। इनका कहना था कि उतना उस इवेंट का, पास्ट के इवेंट का उतना महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो पास्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, लेकिन हाँ, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का महत्व है, उन्होंने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट किया है। तो पास्ट को महत्व नहीं दिया है। तो इनका कहना था कि जो हमारी करेंट फीलिंग है या जो करेंट इमोशंस है, उसका ग्रेटर इम्पैक्ट है हमारे पास, ठीक है ना। तो जो हम अभी और इस वक्त, यानी जो हम करेंट में जो हमारे फीलिंग एंड इमोशंस हैं, उसका इफेक्ट हमारे पर्सनालिटी पर ज़्यादा है, पर्सनालिटी पे। ना कि हमारे किसी पास्ट के इवेंट की हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ या हमने कुछ ऐसा, या फिर हमारा सुपर ईगो और ईगो के बीच का कोई साइकिक कॉन्फ्लिक्ट है और हमने उसको रिप्रेस कर दिया है, और रिप्रेस्ड एलिमेंट जो है वो हमको तबाह कर रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है, ऐसा इनका कहना नहीं। इनका ये कहना है कि व्हाटएवर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे डिस्टर्बेंस है, चाहे क्या कहते हैं कुछ अच्छाई हुई है, या हमारा डेवलपमेंट है या डिस्टर्बेंस है, ये दोनों के लिए हमारा जो करेंट फीलिंग है वो रिस्पॉन्सिबल। अभी के जो हमारे इमोशंस हैं, अभी के जो हमारे फीलिंग्स हैं, ये हमारे पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। यही हमारे पैथोलॉजी को भी डिटरमाइन करेंगे। अगर हमारे साथ कोई डिस्टर्बेंस है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, तो भी ये हमारे करेंट की फीलिंग या करेंट इमोशंस या जो एक्सपीरियंस है वो है। और अगर हमारे डेवलपमेंट भी है तो इट इज बिकॉज ऑफ आवर करेंट एक्सपीरियंस। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, फ्रायड के बीच और रोजर्स के बीच। क्लियर है? तो फ्रायड एंड रोजर्स में एक बेसिक डिफरेंस हमने ये देखा कि पहला कि देखिए, बिना फ्रायड का कोई काम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, बार बार हर जगह फ्रायड, सब जगह फ्रायड आएंगे। तो फ्रायडियन चूंकि सबसे की साइकोलॉजी में ओल्डेस्ट कहिए या फिर कहिए कि थेरेपी में उसका वो जो बहुत बड़ा रोल रहा है, तो हम उससे भी थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। इसका कांछा नहीं है क्या? यहीं पे है। ऐसा दिख ही नहीं रही हो। तो पास्ट इवेंट जो है उसका ज्यादा इन्होंने महत्व नहीं दिया। करेंट में जो हम फील कर रहे हैं, फीलिंग्स का इम्पोर्टेंट है। अनकॉन्शियस फोर्सेस या इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो भी इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो वहां से उस जो साइकोडायनेमिक अप्रोच से बहुत डिपार्ट करते हैं, ये बहुत ही अलग दूर हटकर सोच रहे हैं, ठीक है ना। इस कारण से एक यूनिक पर्सनालिटी जो है ये थ्योरी जो है। तो कार्ल रोजर्स की जो थ्योरी है, इसको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं थेरेपी को, ठीक है ना। नॉन डायरेक्टिव थेरेपी बोलते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बोलते हैं, पर्सन सेंटर्ड, बहुत सारे नाम, ठीक है ना। इनकी थेरेपी को हम लोग क्या क्या नाम से जानेंगे? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी बोलते हैं, ठीक है ना। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी बोल सकते हैं आप, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी, ठीक है ना। ठीक है। तो 1930 में ये अपना काम कर रहे थे, समझ लीजिए कुछ रिसर्च वर्क का ये तो चाइल्ड बिहेवियर पर ये काम कर रहे थे, ठीक है ना। चाइल्ड बिहेवियर्स पर ये काम कर रहे थे। तो उन्होंने वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे, एक मेथड डिटरमाइन करना चाह रहे थे कि चाइल्ड बिहेवियर हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव या अनहेल्दी एंड डिस्ट्रक्टिव किन किन कारणों से होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स हैं। तो सारे फैक्टर्स देखना चाह रहे थे, ठीक है ना। एक मेथड उन्होंने डिटरमाइन किया कि whether चाइल्ड बिहेवियर वाज हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव।
चाइल्ड बिहेवियर पर उन्होंने जब काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि चाइल्ड के जो बिहेवियर्स हैं वो हेल्दी बिहेवियर यानी कंस्ट्रक्टिव है या अनहेल्दी या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। तो इसके लिए उन्होंने रेटिंग किया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि ये जो है बिहेवियर में ये चीज़ें जो है लक्षित हो रही हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ बिहेवियर या हेल्दी या अनहेल्दी बिहेवियर पैदा हो रहा है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उन्होंने जो फैक्टर्स डिटरमाइन किए थे वो उस वक्त वो थे क्या क्या। उन्होंने देखा कि दैट इज द फैमिली इन्वायरमेंट, ठीक है ना, हेल्थ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है, सोशल इंटरेक्शंस एंड लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। इन सारे चीजों पर उन्होंने रेटिंग किया, इंडिविजुअल को रेटिंग किया इन सारे फैक्टरों, ठीक है ना। और ये सारे फैक्टर एक्सटर्नल कैसे थे, एक्सटर्नल फैक्टर थे और चाइल्ड के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। अगर हम देखने जा रहे हैं कि चाइल्ड जो है वो हेल्दी या कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर या अनहेल्दी या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अगर उसका है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। तो उन्होंने वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि चाइल्ड के इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उस पर उन्होंने उसको लक्षित किया। तो क्या क्या देखा कि दैट इन्वॉल्व्स क्या क्या है कि फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है ना, उसके हेल्थ, उनका हेल्थ कैसा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना है, मतलब इंटेलेक्चुअली कितना डेवलप है वो, इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, ठीक है ना, सोशल इंटरेक्शन कैसा है उसका, ठीक है ना, एंड लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है। ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्सटर्नल और इस पर उन्होंने किया, ठीक है ना। तो उन्होंने पाया कि ये सारे फैक्टर्स तो हैं, ठीक है ना, ये सारे फैक्टर्स तो हैं जो उसके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि वो हेल्दी या अनहेल्दी बिहेवियर्स को ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये सारे फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर हैं, व्यक्ति के चाइल्ड के बाहर है अवेलेबल, है कि नहीं। अगर देखा जाए, अगर हेल्थ है, चलो हेल्थ तो उसका पर्सनल हो गया, लेकिन रेस्ट ऑल चीजें अगर देखा जाए तो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है, उसके सर्कमस्टांसेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ओके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अगेन वो है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। तो व्यक्ति चाइल्ड के जो बिहेवियर पैटर्न में इन एक्सटर्नल फैक्टरों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान। बट एट द सेम टाइम एक चीज उन्होंने और ऑब्जर्व किया जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, और वह था इंटरनल फैक्टर, जिसको कि उन्होंने बोला सेल्फ इनसाइट। क्या बोला? सेल्फ इनसाइट।